Hey guys, it's Divyansh and welcome back to another episode of Football Daily। और आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं यूरोज 2024 की, जो कि लगभग अब से सिर्फ 6 महीने दूर है। देखो, आज के हमारे एपिसोड के ने काफ़ी सारे प्रोपेगेंडा है, काफ़ी सारे एजेंडास पे हम बात करने वाले हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा नैरेटिव हम लोग आज के इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे वो ये होने वाला है कि क्या पोर्चुगल पे भरोसा किया जा सकता है कि वो यहाँ पर यूरो 2024 को निकाल सकते हैं। कितना भरोसा किया जा सकता है, कितना यहाँ पर लोग ट्रस्ट करते हैं, कितना यहाँ पर वो टीम में वो कैपेबिलिटी है, और क्या है यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के अराउंड पूरी की पूरी हाइप, और किस तरीके से यहाँ पर मैनेज करना पड़ेगा। इसके साथ साथ भाई आज मैं मेक श्योर करने वाला हूँ कि यूरो 2024 से पहले जो भी मेन चीजें हैं, जो भी टॉकिंग पॉइंट्स हैं, या फिर जो भी वो चीजें जो कि हमको साथ में बैठ के इस चीज को एनालाइज करने की जरूरत है आने वाले कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में, और उस टूर्नामेंट के दौरान, वो हम आज के इस एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखो यार, मैंने इसको बहुत बेसिक तरीके से, देखो सारी टीमों को हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, सारे ग्रुप स्टेज को हम ऐसे भी डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर मोनोटोनस हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पर वीडियो लंबी हो जाएगी। लेकिन मैं आज सारी टीमों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा और उस हिसाब से बात करेंगे। देखो, सबसे पहले यहाँ पर जिन टीमों को मैं डिसअपॉइंटमेंट की कैटेगरी में डालूंगा, जो 3 कैटेगरीज हैं वो है यहाँ पर फेवरेट्स, आउटसाइड बेट और डिसअपॉइंटमेंट। आउटसाइड बेट आप कह सकते हो कि जो शायद से क्वार्टर फाइनल तक अपनी जगह बनाएगी, या फिर मैक्स टू मैक्स यहाँ पर क्वार्टर फाइनल तक ही जगह बना सकती है। सेमीफाइनल में मैं जाता हुआ उनको नहीं देखूंगा। फेवरेट्स डेफिनेटली यहाँ पर सेमीफाइनल और फाइनलिस्ट की हम बात करने वाले हैं। और डिसअपॉइंटमेंट वो होगी जो टीम शायद से यहाँ है ही नहीं, या फिर वो टीम जिसपे हमने बहुत सारी उम्मीदें लगाई थी, लेकिन रिसेंट टाइम्स में वो बॉटल करती हुई दिख रही है, और शायद से वही ट्रेंड हमको आने वाले टाइम में भी कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। सबसे पहले अगर हम डिसअपॉइंटमेंट की कैटेगरी की बात करें तो भैया मैं यहाँ पर देखो 2 टीम्स को ले रहा हूँ, जो कि मेरे को लगता है वो है डेनमार्क और स्विट्जरलैंड। अब देखो, अगर डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क यहाँ पर ऑफ कोर्स एरिक्सन की बात करें, या फिर इन सब के चक्कर में हमेशा कहीं ना कहीं एक हाइप रहती है, और इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क के पास यार कोई प्रोलिफिक स्कोरर नहीं है, और ये एक दिक्कत की बात हो सकती है, जो कि शायद से ग्रुप सी में उनको थोड़ी सी दिक्कत दे दे। अब देखो, अगर हम ग्रुप सी की बात करें तो यहाँ पर इंग्लैंड है, स्लोवेनिया है, डेनमार्क है, सर्बिया है। लेकिन द रीजन वाई की पहली बात तो इंग्लैंड के आसपास भी कोई नहीं है, और वो अभी हम बात करेंगे कैटेगरी की, तो मैं पहली बताया तो इंग्लैंड के आसपास कोई है नहीं। लेकिन अगर स्लोवेनिया की बात करें, जहाँ पर आप कह सकते हो कि यान ओब्लाक का है, लेकिन अगेन जो सबसे बड़ा थ्रेट होगा वो सर्बिया है। और डेनमार्क की अगर हम बात करें तो डेनमार्क ने रिसेंट मेजर किसी कंपटीशन में इतना कोई खास परफॉर्म किया नहीं है। यस, दे हैव द क्वालिटी, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर उनका जो ब्रांड ऑफ फुटबॉल है वो इतना अटैकिंग नहीं है जितना सर्बिया के पास यहाँ पर उनकी कैपेबिलिटी है। अब देखो, सर्बिया में मित्रोविच को सब जानते हैं, या फिर आप कहोगे दुसन टाडिच को सब जानते हैं, लेकिन अगर सर्बिया यहाँ पर प्रोग्रेस करती है, जो कि मेरे लिए यहाँ पर शायद से वो प्रोग्रेस करती है, वो मेरे को लगता है कि यहाँ पर डेनमार्क के ऊपर करेगी, और यहाँ पर सर्ज मिलिनकोविच-साविच का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। जो दूसरी टीम मैंने यहाँ पर रखी है वो होने वाली है भाई यहाँ पर स्विट्जरलैंड। अब देखो, स्विट्जरलैंड अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग टीम है, और अगेन अंडरडॉग वाली स्टोरी रहती है। हमको नहीं भूलना चाहिए कि फ्रांस को बाहर किया था भाई एक्स्ट्रा टाइम में। लेकिन ग्रुप ए की अगर डायनामिज्म को बात करोगे तो स्कॉटलैंड है। स्कॉटलैंड रिसेंट टाइम में मैगिन की बात करें, स्कॉट मैकटोमिने की बात करें, ताबड़तोड़ आ रही है। अगर हंगरी की बात करें, शोबोज़लाई की बात करें, या फिर उनके ब्रांड ऑफ फुटबॉल की बात करें, हमेशा से प्रॉब्लम देते हुए आए हैं, और अगले आने वाला जो मेजर टूर्नामेंट है वो भी कोई डिफरेंट नहीं है। और उसके ऊपर जर्मनी, इवन दो जर्मनी खराब है और जर्मनी को ही डाला है, जो तीसरी टीम मेरी डिसअपॉइंटमेंट में जर्मनी ही है। तो यहाँ पर मेरे को लगता है कि जर्मनी स्विट्जरलैंड दोनों डिसअपॉइंट करेंगी। लेकिन क्योंकि जर्मनी इसलिए डिसअपॉइंट करेगी कि जहां पर उनको फेवरेट की कैटेगरी में होना है, यहां पर वो एक पूरी तरीके से आउट ऑफ मोनोटोनस टीम लगने वाली है, जिसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन है। और ऐसे में यहां पर जो मैनेजर, जो चीज उनको स्टेबिलिटी देनी चाहिए थी, यानी कि जो मैनेजर था वो भी इस समय स्टेबिलिटी के लिए कुछ खास जाना जाता नहीं है, बल्कि वो अपनी एक्सप्लोसिव टैक्टिक्स के लिए जाना जाता है। और ये बड़े मेजर टूर्नामेंट्स में जहां पर आपको हर चीज़ मैनेज करनी चाहिए, छोटी से छोटी दिक्कत आपको एक मैच और बाहर, वहां पर कहीं ना कहीं मेरे को लगता है जर्मनी मात खा जाएगी। लेकिन फिर भी क्यों मैंने एक ही ग्रुप की 2 टीमों को यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट कैटेगरी में डाला, क्योंकि स्विट्जरलैंड यहाँ पर बाहर जाएगी, क्योंकि भाई जो फॉर्मेट है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सिंपल है कि ऊपर की जो 2 टीम्स होती हैं वो यहाँ पर क्वालिफाई करने वाली है, और जो थर्ड बेस्ट टीम होंगी 4 उनके बीच में मैच होगा, और फिर वो भी क्वालिफाई कर जाएंगी। तो मेरे को लगता है कि जर्मनी क्वालिफाई कर जाएंगी, बट स्टिल थर्ड प्लेस से आगे जाना ये बताता है कि किस तरीके से जर्मनी आगे खेलने वाली है।
इसके साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पर अब आउटसाइड बेट की, देखो आउटसाइड बेट में मैंने 4 टीमों को रखा हुआ है। पहली है यहाँ पर नेदरलैंड, इटली, बेल्जियम और स्पेन। ऑफ कोर्स इस आउटसाइड बेट की कैटेगरी में भी बेल्जियम सबसे वीक है, और अगर सबसे स्ट्रॉन्ग की बात करें तो मेरे को स्पेन लगता है। देखो यहाँ पर चारों ही टीम्स अपने अपने रीजंस की वजह से मैं आउटसाइड बेट या फिर आप कह सकते हो कि क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बनाते हुए दिख रहे हैं मुझे। पहला रीजन तो ये है कि देखो स्पेन और इटली अगेन ग्रुप ऑफ डेथ का पार्ट है, लेकिन द रीजन वाई कि यहाँ पर क्रोएशिया की अगर हम हार्ड मिडफील्ड की बात करें जो कि ग्रुप बी में है, मार्सेल ब्रोजोविच की बात करें, कोवाचिच की बात करें, मॉड्रिच एज अ सब्स्टिट्यूट खेलता है रियल मैड्रिड में, कोवाचिच भी सब्स्टिट्यूट खेलता है सिटी में, और ब्रोजोविच यहाँ पर सऊदी फुटबॉल में खेलता है। तो जो टीम का हार्ट है वो कितना है, अगेन वही वाली बात है कि व्हेन यू आर हाई ऑन कॉन्फिडेंस, और हमने क्रोएशिया से पिछले मेजर टूर्नामेंट में देखा कि वो यहाँ पर अपसेट डाल सकते हैं, तो ये एक अपसेट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये भी मेरे को लगता है कि वो ग्रुप होने वाला है जहां से थर्ड बेस्ट टीम भी आगे चली जाएगी, मेरे को लगता है कि स्पेन, इटली, क्रोएशिया एक बहुत अच्छा रहेगा। अल्बानिया अनफॉर्चुनेटली यहां से बाहर जाएगा। तो स्पेन के पास ना, अगर हम शायद से क्वालिफाइंग राउंड की बात करें तो 40 प्लेयर यूज करे हैं क्वालिफाइंग राउंड में। 40 प्लेयर बहुत बड़ा नंबर होता है जिस तरीके से टेस्ट किया जा रहा है, लेकिन अभी तक स्पेन अपनी स्टार्टिंग 11 को भाप नहीं पाई है। गावी की इंजरी और बड़ी दिक्कत है। अगर हम यहाँ पर स्पेनिश सेंटर बैक्स की बात करें तो उसमें भी थोड़ा सा यहाँ पर झोल झाल होता हुआ दिख रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ा वो है, जो सबसे बड़ा इनका स्ट्रेंथ है, दैट्स द मिडफील्ड। लेकिन मिडफील्ड के आगे के जो अटैकिंग आर्सेनल है आपके पास, वो यहाँ पर कितना काम कर रहा है, कितना काम नहीं कर रहा, वो देखने वाली बात है। भाई स्टेप अप करना पड़ेगा, एंड दिस इज द रीजन कि भाई ये फेवरेट्स नहीं है, जस्ट आउटसाइड बैट में मैंने इनको डाला हुआ है। नेदरलैंड की हम बात करें, ऑफ कोर्स फ्रेंकी डियोंग की बात करें, मेम्फिस डिपाई की बात करें, जावी सिमंस की बात करें, वर्जिल वैन डाइक की बात करें, इन सब की बात करें, और उसके ऊपर से यहाँ पर रोनाल्ड कोएमन, तो कहीं ना कहीं वो प्रैग्मेटिज्म हमको नेदरलैंड में देखने को मिलेगा। नेदरलैंड एक वैसी टीम है जो कि आप कभी फेवरेट्स नहीं कंसिडर करोगे, लेकिन नेदरलैंड एक ऐसी टीम है जो कि आपके पसंदीदा फेवरेट्स के सामने टो टू टो जा सकती है। ऐसा हमने वर्ल्ड कप में भी देखा था। इटली को अगेन प्रैग्मेटिज्म, बट दे हैव द प्लेयर। अगेन मैं यहाँ पर प्लेयर और मैनेजर पे बैट कर रहा हूँ। डी लोरेंजो की बात करें, असरबी को यहाँ पर आर्किटेक्ट बनाया जा रहा है, हार्ट ऑफ द डिफेंस में रखा जा रहा है। उसके बाद फेडरिको चिएसा अगर शेप में रहेगा तो आगे है। उसके बाद एल शरावी की बात करें, निकोलो बरेरा इंटर में बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, तो उनके पास वो प्लेयर्स है जो कि काम कर रहे हैं। अगेन स्पिनोजोला पे देखना पड़ेगा किस तरीके से यहाँ पर उसका डेवलपमेंट है, बट इटली हैव द पर्सनल्स, टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ पर मेरे को लगता है कि स्पेलेटी मैनेजर भी काफ़ी बढ़िया है, तो उस तरीके से खिला सकता है। एंड अगेन यहाँ पर, और मैं राउंड ऑफ 16 क्वार्टर तक तो देख ही रहा हूँ। बेल्जियम में बात यह है कि देखो भैया, ऐसा है कि बेल्जियम गोल्डन जनरेशन से तो ऊपर चली गई, लेकिन बेल्जियम में ईडन हज़ार्ड के रिटायरमेंट के बाद अब आपको डोकू का एक रिसर्जेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि डोकू पेप से सीख रहा है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि एक बहुत अलग टाइप का फुटबॉल को देखने को मिलेगा। काफ़ी लोग काउंट नहीं कर रहे, लेकिन मेरे को लगता है कि यही वो चीज़ है कि स्पॉटलाइट से हटके कोई टीम अगर कुछ करने वाली है तो शायद से वो बेल्जियम है, और हमको नहीं बोलना चाहिए। शायद उनके पास थी वो कोर्तोआ भी होगा उस टाइम तक, और यहाँ पर केविन डी ब्रुयन भी होगा, और सबसे ज़्यादा गोल्स जिसने स्कोर किए क्वालिफाइंग राउंड में वो है रोमेलू लुकाकू। तो दे हैव प्लेयर, उनके पास प्लेयर्स हैं, ताबड़तोड़ प्लेयर है। डिफेंस कितना बचा पाएगा, क्योंकि मेरे को लगता है कि अगेन हमने हमेशा मेजर टूर्नामेंट्स में देखा है कि गेम हमेशा डिफेंस ने ही जितवाया है, एंड देयर इज अ रीजन वाई कि इंग्लैंड पे आपको सवाल खड़े करने पड़ेंगे। साथ ही बात करें यहाँ पर अब फेवरेट्स की, देखो फ्रांस, इंग्लैंड और पोर्चुगल, 3 टीमें हैं। मेरे को लगता है कि यहाँ पर अल्टीमेट फेवरेट्स हैं, जिसमें सबसे कमजोर पोर्चुगल फेवरेट लगती है और सबसे स्ट्रॉन्ग यहाँ पर फेवरेट है इंग्लैंड। अगेन हमारा जो मेन नैरेटिव है वो पोर्चुगल के रिगार्डिंग है, तो हम उस पर बात करेंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर इंग्लैंड को मैंने मिडिल ऑर्डर में इसलिए रखा है क्योंकि मेरे को लगता है कि इंग्लैंड के यहाँ अटैकिंग की बात करें, हैरी केन, जूड बेलिंगम, जैक ग्रिलिश की बात करें, मतलब इतने सारे प्लेयर्स हैं, काउंटलेस प्लेयर्स हैं जो कि गेम चेंज कर सकते हैं। बुकायो साका, डेक्लन राइस, सारे प्लेयर्स हैं। बट डिफेंस एक वो पोजीशन है जहां पर देखना पड़ेगा, और डिफेंस एक वो एरिया है जहां पर इंग्लैंड हमेशा मात खाई है। गोल स्कोर करने की कभी कोई दिक्कत नहीं आई है। मिडफील्ड तो मेरे को लगता है कि जन्मों जन्म की सबसे बेस्ट मिडफील्ड है। की प्लेयर्स है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी शायद से मेरे को लगता है कि इंग्लैंड से निकलेगा। लेकिन वो जो एक प्रैग्मेटिज्म है ना कि साउथगेट कितना ही अपने सिस्टम को बुलेट प्रूफ कर ले कि भाई मैं तो ऐसा सिस्टम खिला दूंगा कि मेरे डिफेंस पे सबसे कम प्रेशर आए और डिफेंस सबसे कम बली का बकरा बने, लेकिन बन तो जाता है।
मेरे को लगता है हैरी मैगवायर जॉन स्टोन्स यहाँ पर सेंटर बैक पेयरिंग होने वाली है, लेकिन जॉन स्टोन्स पे जहाँ भरोसा है, हैरी मैगवायर पे आप कितना भरोसा करोगे? यस, ही हैड बीन परफॉर्मिंग एब्सोल्युटली ब्रिलियंट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड और इंग्लैंड के लिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं प्रैग्मेटिज्म और एक सस्पेक्टेबिलिटी आती ही है। क्यों कमजोर कहा है पोर्चुगल को, उस पर बात करेंगे। लेकिन फ्रांस के ना, फ्रांस पे अगर आपको एक समरी देनी है एक लाइन में, तो वो ये है कि उन पे इतने प्लेयर्स हैं कि है ही नहीं भाई, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। फ्रांस में 14 प्लेयर्स ने स्कोर किया था, जो कि हाईएस्ट नंबर है क्वालिफाइंग राउंड में। सबसे ज़्यादा अटैकर्स इनके पास हैं, उसमें से ग्रीजमैन एक नए रोल में, एक मैच्योर रोल में आया है, जो कि मिडफील्ड से खेलेगा। किलियन एम्बापे को तो इंट्रोडक्शन की ज़रूरत भी नहीं है। उसके बाद आप देखो एनकुंकू है, किंग्सले कोमन उनके पास है, कमारा है, चुआमेनी है, कामाविंगा है, वरान है, किम्पेम्बे है, उसके बाद थियो हर्नांडेज है, उधर से बेंजामिन पवार्ड खेल जाएगा। मतलब इतने सारे प्लेयर्स हैं, पीछे माइक मैग्नन है, और ऊपर से सबसे बड़ी बात यह है कि इनके पास जो मैनेजर है ना, वो भी स्टेबल है। 2012 से डिस्चैम्प्स मैनेजर है, वर्ल्ड कप जितवा चुका, वर्ल्ड कप रनर्स अप रह चुका। तो कहीं ना कहीं इनके पास एक दे हैव द मेंटालिटी, और आप कह सकते हो दे हैव द क्वाइट लेगेसी ऑफ गोइंग डीप इनटू द मेजर टूर्नामेंट्स। लेकिन बात करते हैं सबसे बड़े नैरेटिव की कि भाई पोर्चुगल का क्या हिसाब होने वाला है। देखो, मेरे को यहां पर ऐसा लगता है कि पोर्चुगल के साथ ना ग्रुप स्टेज में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बिल्कुल नहीं होने वाली। क्योंकि ग्रुप स्टेज में अगर हम टर्की की बात करें, वो एक फाइट देगी, प्लेऑफ विनर सी में से जो आएगा वो भी एक फाइट दे जाएगा। अगर हम चेक रिपब्लिक की बात करें, मे बी पैट्रिक शिक थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन पोर्चुगल यहाँ से अनबीटन जाने वाली है। ये प्योर कंफर्म होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात असल में ये है कि जो की पॉइंट है ना, सबसे पहले ये है कि मेरे को लगता है कि बेलिंगम के हटके अगर कोई सबसे बड़ा गेम चेंजर होगा, वो बर्नार्डो सिल्वा होने वाला है, और ब्रूनो फर्नांडिस का एक बड़ा रोल है। लेकिन मिस्ट्री रहने वाली है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के रिगार्डिंग। देखो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो कैन नॉट बी द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, ही कैन बी इन टर्म्स ऑफ गोल स्कोर, और मेरे को एज अ रोनाल्डो फैन वही चाहिए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो गोल्स दे एंड ही वी, मतलब जब यहां पर उसको दोस्त ने 2016 में बेल आउट किया था, तब बढ़िया किया था, तब कोई टीम नहीं थी। अब मेरे को लगता है कि इट्स टाइम की टीम में यहां पर थोड़ा थोड़ा क्रिस्टियानो रोनाल्डो को कॉम्प्लीमेंट करे, रादर देन कि उल्टा हो रहा है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो पूरी टीम की डिफिशिएंसी को कॉम्प्लीमेंट करता हुआ जा रहा है। मेरे को यहां पर लगता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मैच्योरली यूज करने की जरूरत है। दैट डजंट मीन कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को आप बाहर नहीं बिठा सकते, लेकिन उस तरीके से क्योंकि देखो, दिस इज द रोल जो कि मार्टिनेज ने खुद अपने कंधों पे लिया है कि मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो को फोकल पॉइंट बनाऊंगा, मैं फेस बनाऊंगा। लेकिन फेस बनाना आपका आधा काम हुआ है बस। यू जस्ट आप ऑफकोर्स फर्नांडो सैंटोस के बाद तो कभी ये रास्ता बचा ही नहीं था कि उनके बीच में रिलेशन ठीक होने वाला है। लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मेयरली आप फोकल पॉइंट या फिर फेस बनाने के साथ काम खत्म नहीं मान सकते। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ आपको जीतना पड़ेगा, और रोनाल्डो ने ये चीज अपने कंधे पे ली है। आपने जब उस पर ट्रस्ट किया है, उसने परफॉर्म किया है। नंबर्स हमारे सामने है, गोल्स हमारे सामने है, एक नए तरीके का हमारे सामने रूम है, एक नए तरीके का हमारे सामने प्लेयर सामने निकल के आ रहा है, जिसके पास स्पेस नहीं है लेकिन शूटिंग एबिलिटी है, ड्रिबलिंग एबिलिटी है, हेडिंग एबिलिटी है, और कहीं ना कहीं एक सेंस है जो कि बाकी सारे प्लेयर्स चाहे अपने प्राइम में हो, किसी में हो, पीक में हो, वो लैक करते हैं। लेकिन ये एक जो बैलेंस है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मार्टिनेज के गेम स्टाइल की बात करोगे तो सारा का सारा कोर है। रूबन नेवेस की बात करें, पीछे डेनिलो परेरा की बात करें, अब पेपे पे यहाँ पर भरोसा जताया जा रहा है, जाओ कंसेलो हो गया, नूनो मेंडेस हो गया, ये सारे प्लेयर्स पे कहीं ना कहीं जो पूरा का पूरा एक सिस्टम बिठाया जा रहा है, दैट इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। पेड्रो नेटो की बात करें, गोंसालो रैमोस की बात करें, उसके बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, ब्रूनो फर्नांडिस, बर्नार्डो सिल्वा, ऑन पेपर किसी के साथ भी ये टीम जा सकती है। मेरे को लगता है एक बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और दिमाग से जो बॉटलिंग वाली मेंटालिटी ने कि हर मेजर कंपटीशन में बॉटल किया ही किया है, वो कहीं ना कहीं टैकल करनी पड़ेगी। और जो सबसे बड़ा रोल है वो ये है भाई, ऐसे ग्रुप में पोर्चुगल को नंबर 1 आना ही पड़ेगा। उसके पीछे का रीजन यहाँ पर ये है कि भाई अगर आप देखो तो पोर्चुगल अगर नंबर 1 रहते राउंड ऑफ 16 में, उनको नंबर 3 की टीम मिलने वाली है मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर ग्रुप ए से या फिर ग्रुप बी सी से। यानी कि आप कह सकते हो कि या तो उनको क्रोएशिया मिल जाएगी या फिर हंगरी जर्मनी में से एक मिल जाएगी, जो कि अगेन जर्मनी नहीं मिलनी चाहिए जस्ट बिकॉज कि उनके पास होम एडवांटेज होगा। लेकिन बहुत हद तक चांसेस है कि यहां पर उनको एक अच्छा, अगर यहां पर किसी तरीके से, दैट मीन्स कि आपने राउंड ऑफ 16 में एक बहुत हाई फ्लाइंग बॉक्स ऑफिस गेम नहीं, आपने क्वार्टर्स तक का रास्ता निभा लिया और फिर आप सेमीफाइनल तक का भी रास्ता देख सकते हैं। अगर आप यहां पर सेकंड आ गए तो बहुत बहुत चांसेस है कि आपका पाला बहुत जल्दी फ्रांस से पड़ने वाला है और आप विक्टिम बन जाओगे फ्रांस की मैसिव
आर्सेनल के, और वो एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मैं पर्टिकुलरली थोड़ा कॉन्फिडेंट हूँ इस बार पोर्चुगल पे, क्योंकि अभी करंट सिनेरियो की बात करते हैं तो इस पर बहुत डिपेंड करता है कि पोर्चुगल यहाँ पर किस रास्ते पे चलेगी, क्या यहाँ पर उनके ओपोनेंट्स होने वाले हैं रोड टू द फाइनल के। लेकिन उसके लिए ग्रुप स्टेज में अनडिफीटेड रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड फॉर्चुनेटली इनफ गिवन द डायनामिज्म ऑफ द ग्रुप स्टेज, पोर्चुगल लकी है।